नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज हमारी इस चर्चा को विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ देख सकते हैं। चर्चा का विषय चर्चित नक्सली, कुख्यात नक्सली हिडमा है। हिडमा को लेकर कांग्रेस का अचानक प्रेम जगा है। देश भर में अलग अलग जगहों पे, चाहे बात मध्य प्रदेश की करें चाहे दिल्ली की, कांग्रेस के अलग अलग नेता हिडमा के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं और वो ये भूल जा रहे हैं कि ये हिडमा वही है जिसने सैकड़ों जवानों का नरसंहार किया, जवानों की हत्या की, आदिवासी मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं था इस लड़ाई में। इसके साथ ही तमाम लोग, कांग्रेस के नेता भी झीरम घाटी में इसी हिडमा के मास्टर प्लान के बाद मारे गए। लेकिन आज अचानक कांग्रेस के नेताओं का हिडमा प्रेम जगा है, क्योंकि हिडमा कुख्यात नक्सली बस्तर का, उसे मार गिराया गया है। बस्तर में तो लोग उत्साह मना रहे हैं, जोश में हैं, लेकिन देश भर में कांग्रेसी मातम मना रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट हम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाएगा? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। तो आपने देखा, कांग्रेस नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया। उसमें हिडमा की वकालत की, पेशा कानून आदिवासी क्षेत्रों में लगाने की बात कही। कांग्रेस की एक नेता है प्रीति मांझी, यूथ कांग्रेस की है, शायद राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया, हिडमा को हीरो बताते हुए एक तस्वीर डाली। उसके बाद पोस्ट किया हिडमा के पक्ष में। छत्तीसगढ़ के नेताओं का क्या स्टैंड है वो तो हमारी चर्चा जब शुरू होगी तब होगा, लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ साफ कहा कि उन नेताओं को सोचना चाहिए कि ताड़मेटला में जो हुआ या झीरम घाटी में जो हुआ, क्या वो उससे सहमत है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता उज्जवल दीपक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे पत्रकार साथी युकेश हैं। युकेश जो बीजापुर में है और लगातार नक्सलवाद को कवर करते रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत में उज्जवल जी आपसे करूंगा। कांग्रेस नेताओं को आखिर क्या हो गया है? बस्तर में शांति लौट रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रलाप नहीं बंद हो रहा है। उज्जवल जी। कांग्रेस पार्टी एक मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रही है। मुझे लगता है उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और अगर मेंटल है तो बेल्ट ट्रीटमेंट छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा, छत्तीसगढ़ में जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी माताओं द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा अत्यधिक घृणा हो रही है। मुझे अभी इस चैनल में ये डिबेट करते हुए कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता के पश्चात भी कांग्रेस पार्टी खुश तो नहीं है, वो ठीक है, पर दुखी है। हिडमा के मरने के बाद कौन हिडमा? वही हिडमा जिसने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता टाइगर महेंद्र कर्मा के शव पर नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि 10 जनपद में ना सही, अकबर रोड में ना सही, राजीव भवन में कुछ जश्न होता, आतिशबाजी होती, पूजा पाठ होती, ताकि शहीद नंद कुमार पटेल जी, उनके सपुत्र शहीद महेंद्र कर्मा जी, शहीद विद्याचरण शुक्ला जी छत्तीसगढ़ के लाल थे, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं थे। लेकिन जी, उनकी मौत पे नृत्य करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि धन्यवाद करे भाजपा सरकार का, अपने सुरक्षा बलों का। पहले भाजपा सरकार का ना करे, सुरक्षा बलों का करते, पूजा पाठ करे ताकि आत्मा को शांति मिल सके। दिवंगतों की दी 11 कन्याओं को भोज करा दे, और अगर फंड की कमी है क्योंकि कोषाध्यक्ष इनके फरार हैं तो मैं देने को तैयार हूं इनके लिए, क्योंकि हमारे नेता भी थे, आदरणीय विद्याचरण शुक्ला जी, आदरणीय नंद पटेल जी,
बदौली कर रही है कांग्रेस पार्टी। और ये सिर्फ नक्सलियों के मामले में नहीं, मृगेन जी, हर आतंकवादी के साथ, हर दोस्त देश तोड़ने वाले व्यक्ति के साथ, राज्य के खिलाफ बात करने वाले व्यक्ति के साथ, कोर्ट जाने से लेकर उनकी वकालत, उनकी जमानत, सारी व्यवस्थाएं करवाने में कांग्रेस सबसे आगे रहती है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति, जनता सब देख रही है, पूरे देश में भी, छत्तीसगढ़ में देख चुकी है कांग्रेस क्या हाल हुआ, बिहार में अभी अभी देखा है, और आगे चल के देखिएगा कि क्षेत्रीय पार्टी होने का अधिकार भी खो देगी। अमित जी, क्या लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता स्टैंड गलत ले रहे हैं? क्या जनमानस, जो जनता का मूड है, जनता क्योंकि नक्सलियों से बहुत परेशान है, बस्तर हो या पूरे देश की जनता, क्योंकि जो जवान मारे जा रहे हैं वो देश के अलग अलग कोने के हैं, क्या उनको दुखी करना चाहती है कांग्रेस? का स्टैंड आखिर इस तरह कैसे हो सकता है अमित जी? देखिए, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके लोकप्रिय चैनल पे बैठ के भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, जो कि मेरे अनुज हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे नेताओं को जिस बेकदरी से, जिस राजनीतिक षड्यंत्र का जो साजिश के तहत उन्होंने मारा था, जीरम कांड करके, ऐसे लोगों के मौत पे कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार के साथ है। उज्जवल जी, आप समझ लीजिए। और मेरा एक और आगे मानना है मृगेन जी, कि जिन्होंने हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया समय समय पे, और जिन्होंने निर्दोष आदिवासियों की लगातार कई बार निर्मम हत्या की, हम वो घटना नहीं भूलते जिसमें 76 हमारे जवान शहीद हो गए थे। हम उस घटना को कभी नहीं भूल सकते। हमने अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया था मृगेन जी। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिए अति आवश्यक है, मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जो सुरक्षा बल होते हैं, उनपे हमला करने वाले नक्सलियों के खिलाफ तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होना चाहिए। और जिनका लोकतंत्र में विश्वास ना हो, जो भारत के संविधान में विश्वास ना करता हो, और जिस प्रकार से जिनका गणतंत्र में विश्वास नहीं हो, गणतंत्र में विश्वास हो, जो बंदूक की भाषा समझते हो, और अगर लगातार हमारे निर्दोष आदिवासी भाइयों को, जिनका हक है, जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं, और जिनको अंतिम पंक्ति, लेकिन अमित जी आप जो है कह रहे हैं कि आप फोर्स के साथ हैं जी। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ मृगेन जी। मैं एक बहुत अहम विषय लाना चाहता हूँ उज्जवल दीपक जी के सामने और आपके सामने। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये समय जो है, ये राष्ट्रीय एकता, नक्सलवाद के खिलाफ संदेश मजबूती से करने का है। और मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पे किसी भी राजनीतिक दलों का टकराव की बजाय एकता दिखनी चाहिए। और मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूं कि कहीं ना कहीं अगर 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों को किसी ने भी उनका हित किया हो, चाहे वो कोई भी हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जिसमें एक भी व्यक्ति को, अगर जो संविधान पे विश्वास रखते हो, उनके साथ अगर अन्याय हुआ हो, तो उस व्यक्ति के साथ ना कभी मैं खड़े रहूंगा, ना कांग्रेस पार्टी खड़े रहेगी। मैं आपको बिल्कुल निश्चित तौर पे कह दूं। अब किस्म किस्म के लोग हैं, किस्म की राय होती है, लेकिन ये कांग्रेस की ऑफिशियल राय नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, इसकी ऑफिशियल राय नहीं है, मतलब ये दिग्विजय सिंह की राय। लेकिन मैं बराबर देखता हूँ कि जो विवादित विषय है उस पर दिग्विजय सिंह की राय पहले आती है, कांग्रेस पार्टी बाद में न तो उसका सपोर्ट करती है न खंडन करती है। कांग्रेस को ऑफिशियल, उज्जवल दीपक ने कहा, आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस ऑफिशियल ट्विटर से खंडन करा देते, ऑफिशियल उससे कर देते कि हम इस तरह की बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। अमित जी, देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा होती है, भले हमारे उज्जवल दीपक जी से अलग अलग हम विचारधारा के हैं, अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी अगर हम सब मिलकर हिंसा के खिलाफ, मैंने कहा ना, हिंसा के खिलाफ अगर स्पष्ट रूप अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद जो है उस समूह को अगर गलत संदेश नहीं जाएगा कि अगर हम लोग लड़ेंगे तो। मेरा तो ये मानना है उज्जवल जी कि 365 दिन है, आप और हम लड़ लेंगे राजनीतिक विषयों पे, लेकिन आज साथ में खड़े होने का समय है। आप सिर्फ ये नैरेटिव सेट मत करिए कि कांग्रेस इनका समर्थन करती है। आप देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, 5 अप्रैल 2025 के देश के गृह मंत्री जी ने आया था और उन्होंने कहा था नक्सली हमारे भाई हैं। मैं उस पॉइंट को मैं बोलूं, अगर राजनीतिक पॉइंट मुझे बनाना हो तो। लेकिन मैंने कहा ना कि आप जिस प्रकार का वक्तव्य ले रहे हैं, ऐसे समय में ठीक नहीं है उज्जवल जी। वो हमको छत्तीसगढ़ का हित देखना पड़ेगा। आप भूल जाइए छत्तीसगढ़ का हित सभी को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप भूल जाइए छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। आपको और मेरे को छत्तीसगढ़ का हित देखना पड़ेगा।
जी ब्रिजेश जी, जी, छत्तीसगढ़ का एक लाइन मिनट और बोलना चाहूंगा। उज्जवल जी मैं आपके पास आऊंगा। एक पहला कमेंट यूकेश का ले लेता हूं, क्योंकि यूकेश उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, बीजापुर जो सबसे संवेदनशील है, और ये हिडमा की जो गतिविधियां थी वो उसी इलाके में थी। यूकेश, क्या लग रहा है बीजापुर के लोग, क्योंकि कल हमने अपनी चर्चा में सुकमा के शहनवाज को जोड़ा था, आज यूकेश को जोड़ा है, बीजापुर से आते हैं। यूकेश, क्या माहौल है बीजापुर में और वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हिडमा जैसे नक्सली के मारे जाने के बाद? यूकेश। देखिए मृगेंद्र, है ना, अभी तक के जो चर्चा चल रही है वो काफी राजनीतिक चर्चा है। और आपने जो प्रश्न पूछा है वो बीजापुर स्थानीय जगह को लेकर पूछा है, जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव आप शुरुआत से जान रहे हैं कि कैसा रहा है। यहीं से नक्सलवाद पनपता है और उसके यहीं पर पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, इतना बड़ा होता है, इतना व्यापक हो जाता है कि वो वैश्विक स्तर पर जो है इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता हुआ दिखाई देता है। हिडमा का नाम उन सभी घटनाओं में शामिल है। और जब 76 जवानों की बात आती है तो इस तरह से ये प्रकाश में आए हुए मामले हैं। और जिन जो मामले प्रकाश में आए हुए हैं उन मामलों में सबसे बड़ा नाम एक हो जाता है सलवा जुडूम का, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। आप वहां पर जब देखते हैं तो पता नहीं कितने गांव उजड़ गए, बर्बाद हो गए, कितने ही ग्रामीण जो आदिवासी अंचलों में रहने वाले लोग, ऐसे इलाकों में जो बहुत बहुत बड़े बीहड़ जंगली क्षेत्र, जहां पर चलने के लिए पगडंडियां, बरसात के समय में पगडंडियां तक नसीब नहीं होती हैं, तो ऐसे जगहों के लोग किसी तरह से वनोपज या फिर कृषि के चलते जो है अपना जीवन यापन करने में सक्षम थे। ऐसे लोग अपना गांव, घर, अपनी जमीन सब कुछ छोड़ करके विस्थापित हो गए। और उस दौर में कई हत्याएं ऐसी हुई जिनके रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, एफआईआर तक के नहीं लिखे जा सके। ऐसी हत्याएं जिनके बाद आप एक किसी स्त्री की कल्पना कीजिए जिसके 2 बच्चे हैं और उनका भरण पोषण करने वाला अब उनके पास नहीं है। अगर हिडमा की बात इस तरीके से की जा रही हो कि वो एक चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई दूसरी पार्टी हो, अगर उसे हीरो के तौर पर कोई भी, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी विशेष की बात, अगर कोई भी इस देश का कोई नागरिक उसे हीरो के तौर पर देख रहा है तो उसको एक स्याह पक्ष को भूलना नहीं चाहिए। केवल मेरा उद्देश्य मान के चलिए, मेरा उद्देश्य साफ है कि मैं जनता का भला चाहता हूं, ठीक। उसके लिए आके मैं आपकी गर्दन काट दूं या फिर आपके परिवार में किसी को मार दूं, आप समझिएगा, इस तकलीफ को समझिएगा ना। ये गलत है ना, ये गलत है। ये सहता है यहाँ का एक बड़ा आवाम, बहुत बहुत बड़ी आबादी ये सहती है इस दर्द को, इस पीड़ा को। तो वो जो दर्द सह रहे हैं, जो राहत शिविरों में अभी भी आकर रह रहे हैं, उनको तो आप खुश देखेंगे कि चलो एक ऐसा दुर्दांत नक्सली मारा गया जिसने हमें, हमारे परिवारों को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया। और ऐसे लोग जरूर खुश हो सकते हैं, बेशक मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोग जरूर खुश हो सकते हैं, हो सकता है कि जिनके पर्दे के पीछे रोटियां सिक रही होंगी नक्सलवाद के नाम पर। ठीक है, ठीक है। अमित जी आपके पास आऊंगा। युकेश ने बहुत अच्छी बात कही। युकेश का मुझे लगता है नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है, आवाज नहीं आ पा रही है। अमित जी आपके पास आऊंगा। ऐसे लोग खुश हैं जो नक्सलवाद के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस के तमाम लोगों का ट्वीट आता है। क्या एक परसेप्शन ये नहीं बनेगा कि कांग्रेस जो है नक्सलवाद के नाम पर रोटी सेकती है? और कांग्रेस पर यह आरोप भी लगता है कि नक्सलवाद जब पनपा तो देश में उन्हीं की सरकार थी, कई राज्यों में उनकी सरकार थी, और पश्चिम बंगाल से पूरे देश में नक्सलवाद फैल गया। क्या लगता है आपको अमित जी? देखिए, नक्सल, मेरे से पूछे ना आपने प्रश्न? जी जी जी। देखिए, नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद चालू हुआ था और वहां आज नक्सलवादी नहीं है। और वहां से जो हमारे अभी 7 स्टेट थे हमारे से जो सराउंडिंग है, उसमें लगभग आप 5 में आप मान लीजिए कि नक्सलवाद से हम सब ग्रसित थे। आपने कहा कांग्रेस की सरकार, तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में आंकड़ा आया था 243 जिले इससे ग्रसित थे। और जब यूपीए सरकार गई तो मैं आपको बता दूं 93 से 48 जिले ही रह गए थे। उसके बाद मैंने कहा ना कि हर सरकारें काम करती हैं और ये इससे ऊपर होके सोचना पड़ेगा, कांग्रेस भाजपा के ऊपर होके सोचना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आज जैसे हम बात करते हैं मानव अधिकार, निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि नक्सलवाद पे कार्रवाई बिल्कुल सख्त होनी चाहिए अगर वो बातचीत नहीं करते हैं तो। लेकिन हर ऑपरेशन में एसडीओपी, मानव अधिकार और पारदर्शिता का पालन भी होना चाहिए।
लेकिन मैं एक प्रश्न आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब हमने अपने नेताओं को खोया था झीरम में, तब कहां थे मानवाधिकार वाले? तब कहां थे ये उनके परोकार करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले? तब वो कहां थे जब हम अपने उन छत्तीसगढ़ के अपने लालों को खोया था? एक पूरा प्रथम पंक्ति को हमने खोया था, उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला, तब ये कहां थे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने कहा ना कि हम उग्रवाद के खिलाफ है, नक्सलवाद के खिलाफ हैं, हम निर्दोषों की सुरक्षा के पक्ष में हैं, और हम चाहते हैं कि कानून के दायरे में रह के देश सुरक्षित हो, समाज सुरक्षित हो। यहाँ पर उज्ज्वल जी के पास आऊंगा। अमित जी, आदिवासी समुदाय के बीच आपने में बहुत अच्छी शांति बात और सम्मान के साथ अपना वो जीवन जी सके। और मैं फिर अपने अनुज को कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक जो रहता है, विचार जो रहता है, हम किसी और दिन लड़ लेंगे, और राजनीतिक दलों को किसी ऐसे और समय दिन में एकजुट दिखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया मानवाधिकार का। और बस्तर में अभी कुछ लोग जो तथाकथित वामपंथी हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, और लगातार मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हिडमा का जो है इनकाउंटर किया नहीं गया, हत्या की गई है, हिडमा को बुलाया गया और उसे गोली मार दिया गया। उज्ज्वल जी, आपसे सवाल रहेगा, इन मानवाधिकारवादियों को आप किस तरीके से जवाब देंगे? सरकार का क्या स्टैंड रहेगा और बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि वो पूरे देश में तथाकथित रूप से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेन जी, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात आपको मैं चाहूंगा, आप गौर करें जी। अमित श्रीवास्तव जी के दोनों स्टेटमेंट्स आप मिला के सुन लीजिएगा इस इंटरव्यू के बाद। उन्होंने हिडमा का नाम तक नहीं लिया है, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए कि जिन्होंने ऐसी हरकतें की, जिन्होंने वो किया, झीरम हमले में भी उन्होंने नक्सलियों का नाम नहीं लिया। 73 जवानों में उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने किया था, पर झीरम हमले को भी उन्होंने नहीं कहा जिन्होंने किया हम उनकी निंदा करते हैं, ऐसा। दूसरा, तो मैं ये चाहता हूं, मैं ले लेता हूं इसको। मैंने कहा ना, ये राजनीति आप कर रहे हैं, फिर जब मैं राजनीति करूंगा आपको बड़ी तकलीफ होगी उज्ज्वल जी। मैं ले लेता हूं। जवानों की मौत के लिए जो जिम्मेदार था वो ये हिडमा था, झीरम के लिए जो जवाबदार था ये हिडमा था। ले लिया मैंने जवाब। अब आप ना, मैंने सवाल का जवाब आपका दे दिया, अब आप इसके लाइन लीजिए। और ऐसे लोगों के साथ कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ये मेरा स्टेटमेंट है। कहां गए थे वो मानवाधिकार वाले जब हम अपने नेताओं को खोया था? मैंने ले लिया नाम, अब आप जवाब दीजिए। ठीक है उज्ज्वल जी, आप सुनिए। उज्ज्वल जी, अमित जी ने कहा कि जिस पदाधिकारी ने या दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया वो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। मैं जानना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। जो कांग्रेस पार्टी, जो रायपुर में बैठे हुए नेता मणिपुर तक चले जाते थे, अमेरिका तक चले जाते हैं, ट्रंप तक पहुंच जाते हैं, बस्तर में हो रही घटनाओं पे ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस का कहां है? कहां है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आपने हिडमा को दुर्दांत अपराधी, कुख्यात नक्सलवादी कहा हो और आपने भर्त्सना की हो पूरे माओवादी संगठन पे? कहां है आपका निंदा प्रस्ताव? कहां है वो बैठक जो आप लोगों ने की और बताया कि आज सुरक्षा बल, मैं बोल रहा हूं भाजपा सरकार को क्रेडिट मत दीजिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। कहां है वो धन्यवाद ज्ञापन सुरक्षा बलों के लिए आपकी तरफ से कि आपने हमारे नेताओं की मौत का बदला आज ले लिया? कहां है वो ज्ञापन? मैं ये पूछना चाहता हूं। आपकी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ना करे मुझे समझ में आता है, आपकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी ना करे, कांग्रेस कमेटी चल रही है, आपकी बस्तर कांग्रेस कमेटी तो कर दे, आपकी बीजापुर कांग्रेस कमेटी कर दे, नारायणपुर कांग्रेस कमेटी कर दे। दीपक बैज जी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे, अपना पर्सनल स्टेटमेंट तो दे दे कि हिडमा एक कुख्यात अपराधी था, उसने युवाओं की पूरी जनरेशन को खराब किया, वो हीरो नहीं वो विलेन है। ठीक है, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। उज्ज्वल जी, अमित जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। अमित जी, देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं जब कहता हूं कि आज राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन भाजपा वाले चुपते नहीं हैं, फिर इसीलिए मुझे उसका उत्तर देना पड़ता है। देखिए, सरकार की कार्रवाई का समर्थन करना कोई पार्टी राजनीति नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, और आप उज्ज्वल जी कह रहे हैं कि आप लोग का स्टेटमेंट क्या है। आप जिससे डिबेट कर रहे हैं, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू,
and I'm a spokesperson of Congress party. That's why I'm telling you. आप अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, मैं क्या पार्टी से बाहर जाके बात करूंगा क्या? मैं पार्टी का स्टेटमेंट है ना. आप आज We all are the soldier of Congress party ना. We are the soldier of Congress party. I'm the soldier of Congress party. अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो कांग्रेस का स्टेटमेंट है, ये मानिए आप. 2 दिन हो चुके हैं, क्या और भारतीय आपको मैं जनता पार्टी के आपके खुलने के बाद आप साथ स्टेटमेंट लेंगे? डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं मैंने हिडमा का नाम नहीं लिया. अरे मुझे आपने कहा नहीं लिया। जिन्होंने मेरे नेताओं को मारा है, मैं क्यों भय खाऊंगा उससे? आप बताइए. मैं आपको एक तरफ कह रहा हूँ उज्जवल जी, ये राजनीति का विषय नहीं है. आप कह रहे हैं आप यहाँ चले जाते, वहां चले जाते. 1760 में आपके दिखाऊं क्या कि जब भारत और पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ था, अभी जब स्ट्राइक हुई थी, आपके नेता क्या क्या प्रश्न उठाए थे और आपने उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं की. मतलब देशद्रोही हैं आप लोग, ये मानेंगे आप? जवाब है आपके पास इसका? नहीं होगा उज्जवल जी. आज आप दे रहे हैं मेरे बोलने पर कांग्रेस का अधिकारी स्टैंड अप क्यों नहीं है 2 दिन से? ऑल दिस इशू इन दिस टाइम. विजय सिंह जी स्टेटमेंट लेते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के. अभी भी नेतागिरी मत करिए. अभी भी छत्तीसगढ़ की बात है, ये 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की बात है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है. बोल रहे हैं आप लोग. राजनीति करने के लिए 365 दिन है. अमित श्रीवास्तव की बातों को सीले वाइज निकाल लीजिएगा, शब्दों के साथ निकाल लीजिएगा. मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं भागने वाला प्रवक्ता नहीं हूँ, याद रखिए. मार्क माय वर्ड, जब बोलेंगे ठीक है. चैनल में बैठूंगा. लेकिन आज भी आप राजनीति कर रहे हैं. अरे पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है, उसके बाद आप राजनीति इसको राजनीति की तरह कर रहे हैं. ये बड़ा दुखद पहलू है. मैंने आपको मेरी आपत्ति है. मैंने आपको सुना, एक लाइन मेरे सुन लीजिए. आप प्रवक्ता हैं, अधिकारी कांग्रेस पार्टी के मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानित प्रवक्ता हैं. मेरे मांग करने के बाद आप स्टेटमेंट क्यों जारी कर रहे हैं? कांग्रेस का अधिकारी मैं तो इतनी देर से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त अनुज, समझने की कोशिश करिए आप. मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो कठोर शब्दों में निंदा कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ हमें फक्र है हमारे जवानों पे. आपके अभी मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हूँ. जिस दिन से घटना हुई है, हम लोग कई सारे डिबेट्स किए, कई सारे फोनों किए हैं. आप सारा निकाल के सुन लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा. और मेरे अपने जवानों पे, शौर्य पे मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं. उनके अदम्य साहस को, जो लगातार ना बरसात देखते, ना गर्मी देखते, ना ठंड देखते. लेकिन आज आप उसमें आप राजनीति ढूंढेंगे तो फिर मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है. बस मैं इतना कहूंगा कि दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू डिस्कस ऑल द इशू. बाकी आपकी इच्छा, आप जो सवाल करेंगे मैं जवाब देने के तैयार हूँ. ये बातें आप अपने यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं समझाते हैं आप? अमित जी, आई एम वेरी टू स्मॉल पर्सन टू से एनीथिंग ऑन दिस इशू. मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर सकता हूँ. कांग्रेस में असंख्य लोग हैं, करोड़ों लोग हैं. कौन क्या कह रहा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. अगर मैं वो स्टेटमेंट दे रहा हूँ और चैनल पे बैठ के दे रहा हूँ, मतलब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि आई एम द वॉइस ऑफ कांग्रेस पार्टी. दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है अमित जी, मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा मुद्दा है. हिडमा जो है, मुद्दा यही है. मुद्दा बहुत संवेदनशील है. बात को पकड़ना पड़ेगा कि मैं विपक्ष में होकर राजनीति नहीं चाह रहा हूँ और ये सत्ता में बैठ के राजनीति कर रहे हैं. ये दुखद पहलू है. आपके दिए हुए आपकी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता डिबेट अरे सुनिए, फिर मैं आऊंगा आपकी प्रज्ञा जी पे, भोपाल की सांसद जो गांधी जी पे क्या क्या कही थी. प्रधानमंत्री ने कहा था मैंने कभी माफ नहीं कर पाऊंगा. आपने पार्टी से निकाला, वो भाजपा का ऑफिशियल स्टेटमेंट था क्या? क्या उज्जवल जी, आप तो पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है. आज नक्सल विषय पे बात कीजिए ना अमित जी, कहाँ उधर की बात कर रहे हैं आप? अरे आप करेंगे तो ठीक है, हम लोग आज हिडमा पे बात करते हैं. और मैं युकेश के पास चलूंगा, क्योंकि हिडमा से जुड़े बहुत सारे प्रसंग युकेश के पास है. इन लोगों ने सबसे ज्यादा नक्सलवाद को देखा है बीजापुर में रिपोर्टिंग के दौरान. ये अंदरूनी इलाकों में भी जाते हैं. युकेश, क्या बीजापुर के लोग, बीजापुर के स्थानीय लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज एक बड़ा आतंकी, एक बड़ा नक्सली मारा गया और बीजापुर शांति की तरफ लौटेगा? युकेश जी मृगेंद्र दादा, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी आबादी है वो हिडमा के मारे जाने से खुश है. और दूसरी बात, मैं इस बहस को देख रहा हूं और इस राजनीतिक पक्ष को देख रहा हूं. मैं इस राजनीतिक पक्ष को देखते हुए जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि हिडमा का मारा जाना और उस पर इस तरह के कमेंट्स जो चल रहे हैं, जिस भी तरह से, कोई अपने नजरिए से देख रहा है, कोई अपने नजरिए से देख रहा है. लोगों की अपनी अपनी विजन है.
लेकिन जो चीजें हैं, समस्या पर फोकस करके केवल, जैसे अभी यहाँ पर दोनों पार्टियों के दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और अगर जिस तरह से जो बहस चल रही है उस बहस को अगर समझदारी से देखा जाए तो समाधान की दिशा में क्या हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न छूट रहा है दोनों पार्टियों के लिए। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं कि एक बड़ा प्रश्न छूट रहा है, क्या हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे समाधान, हमें दूरदर्शी होना पड़ेगा। हम 1947 में आजाद होते हैं और आज से 30 से 40 साल पहले पुवरती गांव में जो है कोई एक आदमी पहला नक्सली बनता है, ठीक है, और उसके बाद से 30-40 सालों तक उस गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति, इन द सेंस इसी जिले का, मैं यहीं पर पैदा हुआ हूं, मैं उस गांव में कदम नहीं रख सकता। आप समझिएगा ना सेंसिटिविटी को। अब वहां का कोई बंदा जो है, कोई ग्रामीण है वहां का, वो बीमार पड़ गया है, उसको बाहर निकलना है, अस्पताल पहुंचना है, वो नक्सलियों के परमिशन के बगैर वहां से निकल नहीं सकता। तो इस दिशा में देखें तो इससे पहले उज्जवल जी कह रहे थे जो नक्सल उन्मूलन के कार्यक्रम को लेकर के, तो मैं कहता हूं कि बीजेपी का सबसे बड़ा अचीवमेंट इस दौर में, सबसे बड़ा अचीवमेंट नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में इतने सारे कार्यक्रम जो किए गए, इतनी सारी गतिविधियां जो चलाई गई हैं केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक के, वाकई ये उनके झोली में जाता है। ये सफलता का श्रेय बेशक बीजेपी की झोली में जा रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम भविष्य की तरफ देखते हुए भी कदम उठाएं। देखिए कि आज जेनजी की तरफ हम देखते हैं। इससे पहले अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है जेनजी के इसको लेकर के, राहुल गांधी जी ने जब एसआईआर की चीज को लेकर के जब टिप्पणी करना शुरू करा था, तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जेनजी को लेकर टिप्पणी करा। लेकिन जेनजी का सबसे बड़ा उदाहरण आपको नेपाल में भी देखना चाहिए, जहां पर माओवादियों की सरकार थी ना, माओवादी पार्टी थी, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सोचिए कितना खून खराबा हुआ, कितनी आगजनी हुई। ये सारी चीजें, बात किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है, बल्कि हमारे लालच की सीमा की है। हमको एक ब्रह्मांड भी अगर पूरा दे दिया जाए तो हम तब भी हमारा लालच पूरा नहीं हो पाएगा। हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन चीजों को, हमको दूरदर्शी होना पड़ेगा। हम 2013 में देखते हैं तो हमारे कितने लोग मारे गए, झीरम कांड में कितने लोग मारे गए। अकेले महेंद्र कर्मा जी का तो नाम नहीं आता है, कितने लोग मारे गए। अब आप देखेंगे पूरे नक्सल हिंसा के इतिहास को, तो वहां पर कितने लोग मारे गए। हमको थोड़ा सा दूरदर्शी होना पड़ेगा। हमको अब यूकेश हिडमा के मारे जाने के बाद पुवरती जैसे सैकड़ों गांव होंगे जहां नक्सलियों की बिना इजाजत के भी लोग अस्पताल पहुंच पाएंगे। अमित जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा आपका कि हिडमा मारा गया है, आपके नेताओं के बयान आए, तमाम चीजें, आपने उसे कहा कि वो उनके व्यक्तिगत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब बस्तर में किस तरीके से विकास होना चाहिए, लोगों में किस तरीके से भरोसा पैदा करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी क्या इसी तरह के बयान देकर लोगों का भरोसा बस्तर में जीत सकती है? क्योंकि 2-3 साल बाद फिर चुनाव होंगे और आप लोग वहीं जाएंगे वोट मांगने, उसका कितना इम्पैक्ट होगा? अमित जी। जी, निश्चित तौर पे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, आपको साधुवाद। और आपके पत्रकार जिनकी मैं बात को सुन रहा था, उनकी रिपोर्टिंग को भी सलाम, और मैं उनको प्रणाम करता हूं कि जिस प्रकार से आप लोग विषम परिस्थिति में पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सब लोग की बहादुरी को मेरा नमन है। और आपने कहा एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, तो मैं आपको बता दूं, विकास सुरक्षा ही इसका स्थायी समाधान हो सकता है, क्योंकि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लोगों को मिले, जब ये सुविधाएं आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचेंगी, और तो निश्चित तौर पे उग्रवाद, जो नक्सलवाद की जमीन है, वो कहीं ना कहीं खसकेगी। और इसलिए सुरक्षित उनका भी हक है, जो जल जंगल जमीन के असली हकदार हैं, उनका भी हक है कि वो सुरक्षित वहां पर रहें। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार को विकास मॉडल अपनाना चाहिए और संवाद की प्रक्रिया भी तेज करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं कि मैं अपने अनुज को एक बात और कहना चाहता था कि इस समय में जो लगातार हम सबको एक बात पे सहमत जरूर होना चाहिए कि देश की सुरक्षा, हमारे जवानों की जान और निर्दोष आदिवासी समुदाय की रक्षा, ये राजनीति से ऊपर के मुद्दे हैं। ठीक है, ठीक है। उज्जवल जी, उज्जवल जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। बस्तर में आपकी सरकार काम अच्छा कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नक्सलियों के मारे जाने पर मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। उनसे बीजेपी कैसे डील करेगी और उनके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले आदिवासियों को, ग्रामीणों को किस तरीके से बताएगी कि सरकार जो कर रही है उनके हित में है, उनके पक्ष में है, क्योंकि आपको भी चुनाव में जाना है?
मृगेन जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के उज्जवल जी मेरा आपसे निवेदन है, 5 सेकंड ले रहा हूं, बस आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। ऐसे लोगों से बिल्कुल बात मत करिए जो झीरम के बाद वो कहां थे मानवाधिकार वाले, ऐसे लोगों की बिल्कुल मत सुनिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आगे आप कंटिन्यू करिए जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के अटल संकल्प, अमित शाह जी के अटूट निश्चय, माननीय विष्णुदेव साई जी के कृत संकल्प और विजय शर्मा जी के सटीक एग्जीक्यूशन ने बस्तर से वैचारिक गतिविधियां तो खत्म करने में सफलता प्राप्त लगभग कर ली है। फिजिकल वायलेंस हमने खत्म करने में सफलता पाई है, पर ये जो वैचारिक हिंसा है इसको खत्म करने में जरूर समय लगेगा। अगर किसी का म्यूट खुला हुआ है तो म्यूट कर देंगे क्या प्लीज? आवाज आई म्यूट कर देंगे जी। इस वैचारिक हिंसा को खत्म होने में जरूर समय लगेगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैचारिक हिंसा शुरू हो चुकी है इन अर्बन नक्सलों द्वारा, इन अर्बन नक्सल सिंपैथाइजर द्वारा, जो आज भी ये स्थापित करने में तुले हुए हैं कि हिडमा ने हजारों हत्याएं की, लाखों कारनामे किए, उसके बावजूद कैसे वो गरीबों का मसीहा हो सकता था, शायद युवाओं का वो हीरो था। तो ये वैचारिक हिंसा की जो हम बात कर रहे हैं ये अभी रहने वाला है, और हमें जरूरत है, और अमित श्रीवास्तव जी के केवल इसी बात से सहमत हूं मैं इस पूरे डिबेट में, कि ऐसे अर्बन नक्सल सिंपैथाइजर से, ऐसे फर्जी मानवाधिकार संगठनों से हमें बचना होगा, दूर रहना होगा। क्योंकि मैंने इन लोगों को कभी भी किसी सुरक्षा जवान की मां का रोते हुए फोटो कभी नहीं डालते देखा, पर कल जब से हिडमा को मारा गया, इन लोगों ने हिडमा की माता श्री का रोते हुए वीडियो, म्यूट कर सकते हैं क्या प्लीज? किसका बोलता है बोलते हुए, किसका खुला हुआ है वीडियो? अमित जी, किसका माइक ऑन है? अमित जी आपका माइक ऑन। हाँ जी जी। ऐसे लोगों ने कभी किसी और की माता का रोते हुए वीडियो नहीं डाला, मुझे दिखा दे, मेरे पास प्रमाण है। और कल कई लोगों ने हिडमा की माता का वीडियो डाला, क्यों? आखिर जो व्यक्ति हजारों लाशों के लिए जिम्मेदार था, हजारों पत्नियों की इन्होंने मांग सुनी की, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया गया, उसके प्रति कैसी संवेदना और क्यों संवेदना, ये मुझे पीड़ा देता है। चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस की सचिव हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी पद हो, कोई भी व्यक्ति है, उसे घृणा रहेगी। सिर्फ मेरी नहीं, छत्तीसगढ़ के हर उस इंसान की, हर सुरक्षा बल की जो पूरे देश भर से छत्तीसगढ़ में सेवा करने आया है, वहां दुर्गम परिस्थितियों में काम कर रहा है, उसका सम्मान कीजिए। और ये नासूर हमारे जीवन से समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, जीवन से समाप्त हो रहा है नासूर, कोई भी करे। देखिए जवानों का भी अपना मानवाधिकार होता है, उनकी हत्या करने वाले उनके परिवार के लोगों के आंसू को भी देखें। हिडमा की मां के आंसू एक मां का आंसू है, वो मां जो ये महसूस नहीं कर पा रही कि उसका बेटा कई लोगों का हत्यारा है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ यही सीख रहेगी कि वो बस्तर की आवाज को समझे, बस्तर के लोगों की बात समझे, बस्तर के दिल को समझे, उसके बाद ट्वीट करें। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।